This video is exclusively presented by B Tutorials. Kindly watch the video till end. Hi students, today we are going to start with the chapter The End of Bipolarity. अब जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कोल्ड वॉर इरा को। हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो सुपर ब्लॉक्स आ गए थे, वन वाज यूएसए एंड यूएसएसआर। अब हम एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी में देखेंगे कि कैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और वो सिर्फ रशिया बन के रह गया। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे हाउ कम्युनिस्ट सिस्टम वर्कड। अब हम अगर देखते हैं यूएसएसआर, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया, आप पिछला चैप्टर आप देखिए, मेरी वीडियो देखिए, द कोल्ड वॉर इरा। वी हैव डन यूएसएसआर इज यूनाइटेड सोवियत सिस्टम ऑफ रशिया। सोवियत सिस्टम ऑफ रशिया क्या होता है? सोवियत सिस्टम है जहां पर एक ही गवर्नमेंट होती है और जो कैंडिडेट्स उसमें नॉमिनेट होते हैं, सपोज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और कैंडिडेट वहीं से होंगे जो उसमें से इलेक्टेड होते हैं। जैसे कि अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन ज़ार ऑफ रशिया, काउंसिल ऑफ मेंबर्स वर इलेक्टेड। ये इलेक्शंस जब हुए तो ये पहले हुआ था 1918 में, फिर ये हुआ था 1924 में एंड अगेन इन 1936। द सिस्टम ऑफ रशिया held by the Communist Party was known as the Soviet system of Russia. अब फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम क्या थे? इस सोवियत सिस्टम काम कैसे करता था, इसके फीचर्स कैसे थे? सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट प्रिंसिपल। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रिंसिपल पे ही सोवियत सिस्टम चलता था। नो डेमोक्रेसी, नो सोशलिस्ट। The Soviet system formed the basis of political and constitutional organization in USSR. जो सिस्टम गवर्नमेंट का था वो सोवियत पैटर्न से ही फॉलो किया जाएगा, जो कम्युनिस्ट पैटर्न से ही फॉलो किया जाता था। दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस और जो भी एक्टिविटीज द कंट्री में चलती थी दैट वाज रन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। इट वाज वन पार्टी स्टेट। अब वन पार्टी में भी अगर हम देखते हैं तो वो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन भी था। उन्होंने लोगों को फंडामेंटल राइट्स भी दी थी। सोवियत सिस्टम जो था वो वेल प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम था। उनकी इकोनॉमी जो थी बहुत वेल प्लान थी। न्यूक्लियर बैन्स वर बैंड, जैसे बाकी कंट्रीज में बैन थे, यहाँ पर भी सिस्टम में कम्युनिस्ट सिस्टम ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बैन थी। इट हैज एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्सेज। सिटीजन्स एंजॉय ऑल बेसिक नीड्स फॉर पब्लिक लाइफ। उनकी पब्लिक लाइफ के लिए जो भी बेसिक नीड्स होती थी वो उनको अवेलेबल होती थी। नाउ अब यूएसए बिकेम पावरफुल, लेकिन उनको कहीं समझ में आया कि दे लैक्ड इन टेक्नोलॉजी, दे लैक्ड इन इकोनॉमी, और अपना वो जो पावर ब्लॉक वाला सिस्टम उनको कैरी रखना था, यानी कि एज कंपैरेटिव टू यूएसए अगर वो अपना कंपैरिजन करते थे तो उनको लगता था कि दे लैक्ड बिहाइंड द टेक्नोलॉजी, दे लैक्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे लैक्ड द इकोनॉमिक सिस्टम। अब उसको कवर कैसे करें? इसी दौरान 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक न्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किया। He was a general secretary of Communist Party. His name was Mikhail Gorbachev. जब वो सेक्रेटरी बने, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, तो उनके माइंड में ये प्रॉब्लम से डील करने का एक ही नजरिया आया। जैसे सोवियत सिस्टम था कि सब कुछ पब्लिकली था, यानी कि ऑल वाज इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, और प्राइवेट हैंड्स में कुछ भी नहीं था। गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, बेसिक नीड्स है, सब चीजों से आपको प्रोवाइड किया गया, बट यू डिड नॉट हैड द प्राइवेट ओनरशिप। तो जब मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी के तौर पर आए तो उनके माइंड में एक चीज़ आई कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमें टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है, हमें इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, देन वी हैव टू कीप द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट, यानी कि हमें अपना जो पावर है उसको शेयर करना पड़ेगा प्राइवेट हैंड्स के साथ। तो उन्होंने डिसाइड किया एक न्यू पॉलिसी बनाने का, विच वॉज ऑल्सो नोन एज लिबरल पॉलिसी। उस पॉलिसीज में उन्होंने कुछ छूट दी थी कि जो भी प्राइवेट ऑनरशिप है वो लोगों के हाथ में दी जाए। इफ दे वांट टू मेक देयर ओन बिजनेस और दे रन देयर ओन बिजनेस, देन दे कैन गो टू देयर प्राइवेट ऑनरशिप्स। इसमें क्या हुआ कि जो वो पॉलिसी थी यही एक रीजन बनी थी उनकी डिसइंटीग्रेशन का। कैसे? जब लिबरल पॉलिसी उन्होंने दी, प्राइवेटाइजेशन की, सबने अपना अपना काम शुरू कर दिया। नाउ द स्टेट ऑनरशिप वाज ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप, जो सिर्फ स्टेट के हाथ में थी, पार्टी गवर्नमेंट के हाथ में थी, दैट वाज ट्रांसफर टू पब्लिक हैंड्स, प्राइवेट ऑनरशिप में।
प्रोडक्शन केम वेरी हैवीली। अब क्या था कि उन्होंने जो प्रोडक्शन जिसमें बेनिफिट होगा वो बहुत ज़्यादा आ गया, तो जो प्रोडक्शन था बहुत हैवी हो गया। और सेम वे जो कंज्यूम करने वाले गुड्स थे वो कम होने लगे। कंज्यूम गुड्स कम हुए तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हुई। ब्लैक मार्केटिंग शुरू हुई तो प्राइसेस जो थी वो हाई हो गई, तो इन्फ्लेशन रेट जो था वो इंक्रीज हो गया एंड कंट्री वाज फोर्स्ड टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो पॉलिसी लिबरल पॉलिसी के तौर पर आई थी, जब उसके साइड इफेक्ट्स देखे तो इस पॉलिसी को शॉक थेरेपी नाम दिया गया, बिकॉज ये वो शॉक थेरेपी था जिसने एक यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड सोवियत सिस्टम ऑफ रशिया को डिसइंटीग्रेट कर दिया और वो सिर्फ रशिया बन के रह गया। एंड परहैप्स द लिबरल पॉलिसी गिवन बाय मिखाइल गोर्बाचेव वाज आल्सो नोन एज shock therapy because it was a main cause of disintegration of USSR. And finally, in 1990 to 1991, Russia was disintegrated and it was declared as a single state Russia. अब पहले जो हमारे पास दो पावरफुल सुपर ब्लॉक्स थे उनमें से अब सिर्फ एक है, that is USA. तो disintegration of Russia was finally declared in the year 1991. अब अगर हम देखते हैं इंडियाज रिलेशन विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, दैट इज इंडियाज रिलेशन विद रशिया, treaty was signed between President of Russia and PM of India in 1993. On 2nd October 2000, President Putin visited India and signed agreement. Putin visited India in 2007. 9 memorandums of cooperation were signed. PM Atal Bihari Vajpayee visited Moscow in 2001. India, Russia signed the Moscow Declaration on International Television. Defense agreement of almost 7,000 crores has been signed between both the nations. Manmohan Singh visited Moscow to acquire help for the latest nuclear energy generation technology. And as for अभी तक जो हमारे relation है Russia से, they are quite friendly. We have signed many treaties with Russia. So India's relation with Russia are good. With this, we are concluded with this chapter. In next video, we'll meet again with a new chapter. So keep learning, stay tuned, stay home and stay safe.